Hello students, how are you? Hope you're very well at home and I know you must be doing very well, taking care of yourself, your books, enjoying a little bit क्योंकि मस्ती भी तो necessary है तो वो भी ज़रूरी है, exercising properly, keeping your body healthy, सारी चीज़ें करनी और साथ साथ हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पढ़ाई भी अच्छी करनी है। जब हम बॉडी और एक्सरसाइजिंग हेल्थ इसका ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा माइंड बहुत अच्छा चलेगा और हम बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को ग्रास्प करेंगे, राइट? सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एज अ होल, एवरीथिंग, द होल बॉडी सिस्टम वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन, राइट? तो अब तक हम पढ़ रहे हैं अबाउट सेल और सेल्स को प्रॉपरली वर्किंग करते हुए रखने के लिए हमें एक्सरसाइजिंग, ईटिंग वेल, सभी चीज़ों की नेसेसिटी है, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आई हैव टॉक्ड अबाउट सेल वॉल, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस, एज आई टोल्ड यू, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट गिव्स अ इंडिविजुअलिटी टू सेल। एक सेल को एक इंडिविजुअल यूनिट बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल, चीजों को अंदर और बाहर जाने देता है अकॉर्डिंग टू नीड। Sometimes some proteins facilitate या उनको permeases बोल सकते हैं, तो facilitate the movement of other substances. Plasma membrane also is a definite boundary और सेल सेल recognition में भी कई बार इसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात कर ली। अब today we would be talking about a very important part of the cell, that is a nucleus. The nucleus, the headquarter of the cell, the controlling unit of a cell. ठीक है? तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। I have taken up cell wall, cell membrane and nucleus as a separate लेक्चर बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको समझ में आ गए, फिर अपन सारे ऑर्गेनल्स का फंक्शन इजीली समझ पाएंगे। अगर न्यूक्लियस के बारे में आप सब जान लेंगे तो इट इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर। किसी भी यूनिट का अगर कोई भी कंट्रोलिंग यूनिट हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम उस पूरी यूनिट का या पूरी वर्किंग प्लेस को प्रॉपरली समझ पाते हैं, राइट? सो विल टॉक अबाउट न्यूक्लियस। और अभी मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एनालॉगी और सिमिलैरिटी ध्यान में आ रही है। हाउ सेल वर्क्स लाइक, आप लोग सेल को किस चीज से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज कंपेयर द सेल विद सम वर्किंग यूनिट, सम फैक्ट्री, अ हाउस होल्ड एंड सी विच प्लेस you can designate the functions of each of the cell organelles, ठीक है? Later on अपन ये भी करेंगे, तो ये सोचते रहना आप। और मैं भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी in the end, what cell, when I think about a cell and compare its working, मेरे माइंड में क्या आता है, ठीक है? तो अपन later on करेंगे। Right now let us talk about a very important part of the cell, that is the nucleus. The nucleus is also called the headquarter of the cell. Sometimes also called the brain of the cell, controlling unit of the cell, ठीक है? ये सारी इसको बोलते हैं न्यूक्लियस को, बिकॉज पूरा सेल कैसे फंक्शन करेगा इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियस। तो आज हम इसको डायग्राम बना के सारी चीज़ों को समझ लेंगे और इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। प्लस मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अबाउट क्रोमोसोम्स और थोड़ा और बताऊंगी, ठीक है? सो इट इज कॉल्ड द हेडक्वार्टर, इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल ऑल्सो। Why? Because it controls all the activities of the other cell organelles. All the other cell organelles are dependent on the nucleus for instruction, ठीक है? It was discovered by Robert Brown.
और रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831. दिस क्वेश्चन है ना, बार बार पूछा जाता है. हाँ, एनटीएससी जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, जो आप 10th में अपीयर करेंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो लगता सिंपल, इसको याद रखना आपको नेम्स को. ठीक है. सो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831. ठीक है, इतना क्लियर है. नाउ आई विल जस्ट ड्रॉ द न्यूक्लियस. You have your pens ready with you, registers ready with you. As I always tell you, as I'm going on with the lecture, I need you to go on writing so that you understand well, right? क्योंकि हमेशा जब सारे सेंसेस एक साथ वर्क करते हैं तो हमें बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. ठीक है. सो नाउ लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस एंड एक्सप्लेन यू इट्स पार्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर एक बॉल, वी हैव टेकन अ राउंड शेप सेल या एक स्फेरिकल सेल ले लो, या आपको अगर स्क्वायर समझना है तो एक रूम को समझो, या एक गिफ्ट बॉक्स से इसको कंपेयर करो कि जब अपन किसी को गिफ्ट देते हैं तो ऊपर पेपर रैप होता है, उसको हटा दे, वो सेल वॉल हो गई. अंदर जो बॉक्स होगा गिफ्ट का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और अंदर जो चीज है पूरा प्रोटोप्लाज्म है, जिसमें एक पार्ट है न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म. ठीक है. Nucleus along with cytoplasm forms the protoplasm, and protoplasm के बारे में मैं after discussing about nucleus आपको बता दूंगी. Nucleus is a part of the protoplasm. मतलब अगर वो रूम है तो, या एक बॉल है तो बॉल की पहली मेम्ब्रेन हटा दी, सेकेंड हटा दी, तो अंदर एक थिक जेली लाइक लिक्विड है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स है, बीच में एक there is another membrane bound ball, small ball like structure, that is the nucleus. तो उसकी भी मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. डबल मेम्ब्रेन और होती है, वो छोटी सी बॉल होती है, उसकी डबल कवरिंग होती है. तो न्यूक्लियस हैज अ डबल मेम्ब्रेन. ठीक है. और उस मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं. समझ रहे हो, एक छोटी सी बॉल, बहुत सारे होल्स, उनको न्यूक्लियर पोर, PORE, पोर बोलते हैं. ठीक है. सो थ्रू द डायग्राम आई विल एक्सप्लेन जस्ट नाउ. तो और उसके अंदर ऑब्वियसली वो थिक लिक्विड तो न्यूक्लियस के अंदर भी, उस मेम्ब्रेन के अंदर भी होगा. ठीक है. बस ये है कि न्यूक्लियस के बाहर वाला लिक्विड साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, अंदर वाला क्योंकि वो का वो लिक्विड किसके अंदर आ गया, न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज हो गया, तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं. तो सेम ऑलमोस्ट कंसेप्ट, थिक जेली लाइक लिक्विड. थिक जेली से भी बेटर वर्ड हम यूज करेंगे. इट इज अ नॉट अ वेरी फ्लोई लिक्विड बट अ थिक लिक्विड. So that is clear to you. Okay, so now as I draw, please draw along with me. Nucleus is a double membranous structure. Nucleus is a what? It is a double membranous structure. First, it has a double membrane. So let us make the double membrane. This is one. और आप जानते हो इट इज नॉट फ्लैट, राउंड, सर्कल नहीं, स्फीयर से कंपेयर करोगे आप इसको. और इसकी सेकेंड, वेट अ वाइल बिफोर यू ड्रॉ बिकॉज मैं इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करूंगी अभी. दिस इज द second membrane. ठीक है. एक कवरिंग प्लस द सेकेंड कवरिंग. समझ में आ रहा है. लेकिन इसमें क्या मॉडिफिकेशन, आई हैड सेड उस अंदर वाली जो छोटी सी बॉल है, न्यूक्लियस है, उसमें पूरी बॉल में होल्स है, आर पार, थ्रू एंड थ्रू, है ना. तो होल्स है तो हमको जगह जगह पे इसको इंटरप्ट करना पड़ेगा ना, ऐसे लाइक दिस. अंडरस्टैंड. थोड़ा सा स्पेस रख रही हूँ, इतना नहीं होता, बट सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट. इट वुड बी लाइक दिस. ऐसा अपीयर करेगा. ठीक है. दिस इज द व्हाट, दिस इज द
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको ये दोनों को मिलके न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियर, समटाइम्स दिस है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, ये दोनों कलेक्टिव, ठीक है। बट ज्यादातर इन सर्टन बुक्स दिस इज यूज्ड, अदरवाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वर्ड इज यूज्ड अ लॉट। सेकेंड, इसके लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है? कैरियोथीका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथीका, और इट इज समटाइम्स लेमा वर्ड भी यूज होता है। बट ये दो वर्ड्स जो है ना बहुत कॉमनली यूज होते हैं। ये जो वर्ड कैरियो है, इट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, राइट? कैरियो वर्ड। अब जब आप पढ़ोगे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, आपको समझ में आएगा कि इट इज समथिंग टू डू विद द न्यूक्लियस। आपने नोट्स में देखा होगा, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एज येट, बिकॉज वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज, बड़ा सा नाम है और आपको समझ में नहीं आता कि क्या है। सो आई हैव केप्ट इट आफ्टर द न्यूक्लियस एंड द सेल ऑर्गेनेल्स, विल डिस्कस इट लास्ट। तो जो भी डिफरेंसेस आएंगे अपन को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बस आपको अभी क्या समझना है, न्यूक्लियस के लिए वर्ड कौन सा इंडिकेटिव है? कैरियो। कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। तो कैरियोथीका इज अ वर्ड रिलेटेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स। अब कैरियोथीका, अब यहाँ पे बाहर इतना सा मैं बनाऊं तो यहाँ पे सेल था पूरा, दिस वाज द सेल। यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा पूरा, सपोज दिस इज द बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पूरा साइटोप्लाज्म होगा। वो इन मेम्ब्रेन्स के अंदर भी यहाँ पे लिक्विड आ गया, थिक, राइट? दैट थिक लिक्विड व्हिच इज फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज here, let me write it here, nucleoplasm, or it is also termed as the karyolymph, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ओके, सो हियर आई जस्ट राइट दिस वर्ड अब डबल मेम्ब्रेन में मिटा रही हूँ ताकि ज्यादा अपने कंफ्यूजन ना हो वर्ड्स के साथ। दिस इज द डबल मेम्ब्रेन, यू अंडरस्टैंड, राइट? लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ जो पूरा एक लिक्विड थिक सा भरा हुआ है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। वो और ये जो साइटोप्लाज्म है बाहर ऑलमोस्ट सेम टाइप के होते हैं, लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इसमें कई चीजें और होती है, मैं आपको अभी और बता रही हूँ। सो जस्ट इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन राइट दिस वर्ड। न्यूक्लियस इज एक्चुअली नॉट कॉल्ड कैरियो, प्लीज इससे आपको ये मत समझ लेना कि कैरियो बोलते हैं उसको, नहीं। कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोल देंगे? रिमेंबर लॉजी वर्ड, लॉजी वर्ड हमेशा स्टडी के लिए होगा। तो आपके माइंड में आ रहा है, इसके लिए वर्ड आ जाता है कैरियोलॉजी। समझ में आया? सो दिस कैरियो वर्ड रिलेटेड टू न्यूक्लियस, गॉट इट? अब कैरियोलिम्फ हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म सेम चीज है, ये अंदर है। इसके अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज येट अनदर small wall like structure like this. ये another dense region जो एक wall type नजर आता है, which is termed as the, this is the nucleolus, nucleolus. This nucleolus was discovered by a scientist called Fontana. आपकी नोट्स में लिखा हुआ है, it was discovered, अगर आपको लिखना है write the
spelling and then I'll rub it. Fontana. He discovered the nucleolus. कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो डेंस रीजन है जहां पे राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। वो लेटर ऑन अपन डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन वो बनते कहाँ है? यहाँ पे। और इसके अंदर इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। मैं अभी आपको बताऊंगी डीएनए एंड आरएनए। आरएनए का स्टोर हाउस है ये, ठीक है। तो यहां से हमारे सारे फंक्शंस चलते हैं। तो अगर अपन इसको पढ़े ना, अपन 2-3 लेक्चर इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 9th में अपन इतना डिस्कस करते हैं। आरएनए का स्टोर हाउस ये है जो हमारे इसके पार्ट्स पढ़ के मैं आपको बताऊंगी ये कैसे इंस्ट्रक्शन देता है सारे। सो फोंटाना का समझ में आया? ही इज द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियोलस। अब in this there are various thread-like structures like this, entangled structures, thread-like structures like this, a network of structures like this. इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क भी बोल सकते हैं। क्रोमोसोम्स, देखो वर्ड वैसे क्रोमोसोम्स भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए जब ये एंटेंगल्ड ऐसे है ना, तब अभी तक अपन इसको सॉरी इट इज फुल्ली ऐसे इट्स नॉट वेरी वेल अरेंज्ड, राइट? क्योंकि सेल अभी तक अपने नॉर्मल फेज में है। जब ये डिवाइड करता है ना, तो ये जो बिल्कुल ऐसे बिखरे हुए एंटेंगल्ड, जब एक स्ट्रिंग पूरी एंटेंगल्ड होती है, जैसा लगता है ना नेटवर्क टाइप, उस टाइप से होते हैं, उनको अपन क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। स्टिल वी डोंट कॉल देम क्रोमोसोम्स। जब ये सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, सेल डिवीजन हो रहा होता है, आई टेल यू अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस लेटर ऑन, सेल डिवीजन होते हैं वो, तो उस वक्त दिस क्रोमेटिन मटेरियल take the form like this. They take the structure like this. They arrange themselves in this form. This actually is the chromosome. ठीक है? अभी इसको अपन क्रोमोसोम नहीं बोल सकते, but sometimes in certain books if you find that nucleus has chromosomes, yeah, obviously it has chromosomes. So this, but the entangled structures, thread-like structures, fiber-like structures are the chromatin material, chromatin network as well. ठीक है? These chromatin material or this chromatin material or chromatin network is made up of DNA. ये किससे बना होता है? DNA. What is DNA? DNA का full form है, I'm just writing it here, make your notes, then I'll rub this, okay? DNA full form है deoxy ribo nucleic acid, ठीक है? deoxy ribo nucleic acid। और अगर मैं वर्ड यूज करूं RNA, वो यहां पे बहुत सारा होता है, it is called ribo न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? वर्ड समझ में? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक, ये डीऑक्सी वर्ड हटा दो तो आरएनए होता है। अब डीऑक्सी से भी आप समझ सकते हो, इस राइबो न्यूक्लिक एसिड में से क्या हटाते? डीऑक्सी। डीऑक्सी किसी चीज में से क्या निकलता है तो उसको डीऑक्सी बोल सकते हैं। ऑक्सी वर्ड ऑक्सीजन, इसमें थोड़ा सा कम ऑक्सीजन, बट डोंट नाउ गो इनटू दैट बिकॉज आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑक्सीजन कहाँ से आया। See, oxygen not the one we take, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सारी चीजें बनती है हमारे अंदर, जो प्रोटीन्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ठीक है? तो उसमें, तो दिस इज वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए, द अदर टाइप इज आरएनए, और ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डीएनए से तो बना हुआ है क्रोमेटिन नेटवर्क, और डीएनए का पोर्शन, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, डीएनए के पास पूरा इंस्ट्रक्शन है,
पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि हाउ द सेल वुड वर्क। ठीक है, सेल को कैसे काम करना है, सेल को कैसे प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बना के कैसे बॉडी की ग्रोथ या सेल की ग्रोथ करनी है, सेल को कब डिवाइड करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन किसके पास है? डीएनए, जो अभी तक ऐसे पहले वो क्रोमेटिन नेटवर्क बना हुआ है जिससे, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जब ये क्रोमोसोम होता है, जैसे डीएनए का अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। आपने कई बुक्स पे ये देखा होगा, ऐसे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। वील टॉक अबाउट दैट लेटर, सेल डिवीजन में अगर अपन को मिला तो, बट राइट नाउ डीएनए हैज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेल टू फंक्शन, एंड दैट सेल functions with the help of those instructions. Those instructions are in the form of genes. समझो, अब वेरी लेमैन लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन समझना चाहें तो ये डीएनए है, अगर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें दिस पोर्शन में डालें, सपोज दिस इज द पोर्शन ऑफ डीएनए, इतने में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का कुछ है, तो दिस इज द जीन। फिर यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर इधर इंस्ट्रक्शन है कि आपका आई प्रोटीन कैसे बनेगा या आपका हेयर प्रोटीन कैसे बनेगा, तो दिस इज अनदर जीन, दिस येट अनदर जीन। तो डीएनए इस थ्रेड में कुछ ऐसी जगहें होती है जो खाली होती है, नो इंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसी जगह होती है जो कंटेन करता है इंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं जीन। ठीक है, सो जीन इज द functional unit of DNA. That functional unit of DNA is giving instruction for making various kind of protein and for the full cell to function. इतना clear हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, हो गया। So अगर कुछ डाउट है तो अपन later on पूछेंगे, but this I was talking about chromatin material. It is made up of DNA. DNA has instruction for a cell to function, and that those instructions, set of instructions, are in the form of genes. Genes are the like a set of instructions जो हर सेल की फंक्शनैलिटी को डिटरमिन करते हैं। दिस आरएनए, सेकेंड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या करता है? ये जो डीएनए है ना, ये सेल से बाहर कभी नहीं आता, इंस्ट्रक्शन इसके पास है, लेकिन ये तो बॉस है, तो ये खुद सेल से बाहर नहीं आएगा। अब ये सेल से बाहर यहां नहीं आएगा साइटोप्लाज्म में, तो कैसे वर्क करेगा, कैसे साइटोप्लाज्म वाले सारे ऑर्गेनेल वर्क करेंगे? उनको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन कैरियर या वो मैसेंजर, वो होता है आरएनए, जो यहां पे होता है स्टोर्ड। डीएनए ने जो इंस्ट्रक्शन है उसकी कॉपी ली, लेके बाहर आया, यहां पे बनना, जो प्रोटीन बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है? दैट इज आरएनए एंड डीएनए। होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। अब इन द न्यूक्लियस, दिस आपको ये स्ट्रक्चर्स, मैंने कहा अभी आरएनए बाहर आता है, राइट? डीएनए डज नॉट कम आउट, लेकिन आरएनए बाहर आता है, तो कहां से आएगा? अगर पूरा बॉल ऐसे कॉम्पैक्टली कवर्ड है तो, राइट, इट वुड रिक्वायर स्पेस टू कम आउट। वो कौन सा है? दिस, ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज, सॉरी, द न्यूक्लियर पोर, आई लेबल इट हियर। तो इसको वेरी थ्री डायमेंशनली यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और उस पे क्या है? होल्स है पूरे, थ्रू एंड थ्रू, वेरी इजी टू इमेजिन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, उस बॉल को मैं ऐसे कट करूंगी तो होल्स यूं ही नजर आएंगे ना, दैट इज व्हाई वी मेड लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लियर पोर्ट जिसके थ्रू आरएनए वगैरह बाहर आता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक कनेक्शन टाइप बना हुआ रहता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस। क्लियर है? ठीक है, नाउ फर्स्ट दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए से बना हुआ है। क्रोमोसोम अगर मैं बताऊं आपको, तो वो जो सेल डिवाइड होने होता है, तो जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना, वैसा फॉर्म बनता है। ये जो होता है,
थ्रेड लाइक जो एंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ थ्रेड है, ऐसे बिखरा हुआ जो क्रोमेटिन मटेरियल है या क्रोमेटिन नेटवर्क है, वो एक प्रॉपर शेप में होता है और उस वक्त डीएनए के साथ होते हैं हिस्टोन। ये आपकी नोट्स में आ जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स। अब मैं आपको बहुत इजीली समझाऊं, ये ऐसे बिखरा हुआ है, मान लो कोई भी थ्रेड आपको मैं देती हूँ कि पूरी ऐसे बिखरी हुई है और अब इसको डिवाइड करो। आपको अगर उसको डिवाइड करना है तो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी नो फॉर कि अब ये तो इतना बिखरा। सो व्हाट, अगर आप उसको एक कोई भी चीज लेके, जैसे आप अगर पतंग उड़ाते हैं तो पूरी थ्रेड अगर ऐसी बिखरी हुई है तो क्या जगह जगह पे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मैन्यूवर ना, तो उसको आप किस पे, वो जो किसी भी रील पे बांध देते हो, राइट? सो दैट सेम वे डीएनए इज बाउंड अराउंड प्रोटीन्स व्हिच आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लिखा है, तो क्रोमोसोम में वो प्रोटीन भी होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका इट्स नॉट इन योर कोर्स, एनसीईआरटी में नहीं पूछेंगे, बट समवेयर इफ यू कम अक्रॉस द वर्ड हिस्टोन प्रोटीन तो आप समझ जाना क्या है, डीएनए उसके ऊपर बाउंड है और वो दोनों मिलके बना रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है? और ये अपना क्रोमेटिन मटेरियल है। क्लियर हो गया? अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके साथ साथ एक I'll just draw, there is one cell organelle जो अपन later on discuss करेंगे जिसके बारे में वो associated है, that is the endoplasmic reticulum, a structure like this, a network of membranes, it's a network of membranes like this जो just nuclear membrane के ऊपर जुड़ा हुआ रहता है like this, it is always adjacent to the न्यूक्लियस, ठीक है? यहां पे भी होगा, आई वुड जस्ट मेक इट लाइक दिस ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, बस इतना सा बना रही हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड। द सेम वे जो इधर बनाया वैसा ही इट विल बी हियर आल्सो, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक, इसके बारे में एक सेल ऑर्गेनेल है रेटिकुलम, मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। राइट नाउ बिकॉज इट इज जस्ट समटाइम्स व्हेन यू सी द डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस यू विल सी स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, तो यू विल फाइंड व्हाट इज दिस, ये कोई न्यूक्लियस का पार्ट है? नहीं, ये न्यूक्लियस के जस्ट एडजेसेंट एक सेल ऑर्गेनेल है जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बहुत हेल्पफुल है, अपन इसके फंक्शन लेटर ऑन पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस के पास है ना, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इसके सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ? इतना ध्यान देना, ये मैं इसकी डिटेलिंग आपको लेटर ऑन बताऊंगी। सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज जस्ट एडजेसेंट टू द न्यूक्लियस। इससे दूर भी एक होता है, लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी आपको न्यूक्लियस पे ध्यान देना है। सो होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, इट इज द कंट्रोलिंग यूनिट। कंट्रोलिंग यूनिट क्यों बोलेंगे अपन इसको? देखो जीन्स है इसके पास, सारे इंस्ट्रक्शन की सेल कैसे वर्क करेगा वो इसी के पास है, ठीक है? सो दिस विल गिव द इंस्ट्रक्शन एंड द होल सेल विल work. When the whole cell will work according to the nucleus, obviously it is the boss or the controlling center, ठीक है? हेडक्वार्टर न्यूक्लियस जैसे इंस्ट्रक्ट करेगा वैसे सारे सेल, पूरा सेल वर्क करेगा, ठीक है? It was discovered by Robert Brown in the year 1831. It has a small dense region inside ball-like structure which is nucleolus, which is storehouse of RNA, जो मैसेंजर्स होते हैं ना, वो जो मैसेजेस ले लेके जाते हैं बाहर। सो दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस और दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? तो अब आपको क्लियर हुआ? सी दिस बाउंड्री किसकी थी? सेल की। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे पूरा होगा और सारे, इतना पास नहीं है बट आई जस्ट मेड इट, यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। लेटर ऑन अपन डायग्राम ऑफ द सेल भी बनाएंगे, ठीक है? इतना क्लियर है? ओके, सो नाउ just note down this diagram for 2 minutes and I'll just tell you the function of the nucleus. वैसे मैंने आपको, as I told you the parts, I've told you the function, but please I'll just tell you about the function of the nucleus. It controls all the activities of the cell.
It is having genes which have instruction for the cell to function. Second, third, it would be like during cell division, it plays a very important role. During cell division, it plays very important role. राइबोसोम जो सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज है वो न्यूक्लियोलस में बनता है, ठीक है, और क्रोमेटिन मटेरियल है इसके पास. इट इज द प्लेस वेयर द क्रोमेटिन मटेरियल स्टेज, ठीक है. तो न्यूक्लियस का रोल 1 इन सेल डिवीजन. सेकेंड, कंटेन सेट ऑफ जीन्स, इंस्ट्रक्शन फॉर द सेल टू फंक्शन. सेल की ग्रोथ कैसे होगी वो भी सब इसी पे डिपेंड करता है. सेल के प्रोटीन कैसे बनते हैं वो सब इस पे डिपेंड करता है. It also has a very important role to play during cell division. Cell division इसीलिए important होता है in a life cycle of an organism, because one cell will give rise to the other cell will give rise to the third cell, and that is how growth takes place. ठीक है, आप जानते हो when a child is born it is so small, but because cell division actively हो रहा है धीरे धीरे उसकी body बढ़ जाती है. ठीक है, सो दैट मच इज क्लियर. होपफुली आई थिंक कोई डाउट आता है, डू नॉट वरी एट ऑल. यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माई नंबर. जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको समझाऊं कि वी माइट हैव सर्टन सेशंस जिसमें अपन डिस्कस कर पाएंगे, बट टिल देन प्लीज नोट डाउन. जहां पे भी डाउट आता है नोट इट डाउन एंड जस्ट सेंड मी ऑन माई नंबर. आई विल सेंड यू द आंसर एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, सो ये हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा. होप यू आर क्लियर अबाउट इट एंड यू ड्रॉन द डायग्राम. ठीक है, ओके. सो बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू ड्रॉइंग डायग्राम हेल्प्स अ लॉट. आपको स्टडी में बहुत हेल्पफुल रहता है. तो मैंने जैसे जैसे समझाया है, होप आपको समझ में आ रहा है. राइट, अपना वापस एक, ये कौन सा स्ट्रक्चर था, कहाँ था, बॉल लाइक अगर अपना सेल था तो उसकी एक कवरिंग थी सेल वॉल, वो हटाई. प्लांट सेल है इसलिए सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती. सेकंड मेम्ब्रेन थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हटाई तो जो अंदर बच गया प्रोटोप्लाज्म है. और प्रोटोप्लाज्म में एक थिक लिक्विड था और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर था. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बॉल लाइक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज द न्यूक्लियस. ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया है. नहीं आया, you can always contact me. Till then, make good notes and take good care of yourself. Thank you.